नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर हाजिर हूं एक ऐसा बिंदु जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो स्कूल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उससे लिया गया है और उससे एक चैप्टर है, एक भाग है जिसमें है बहुत महत्वपूर्ण भारत स्काउट और गाइड से इसको ये टॉपिक रहेगा आज का। और इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भारत स्काउट और गाइड की क्या क्या डिटेल है और स्काउट और गाइड क्या होती है, कैसे इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से उसके भाग है और क्या इनके उद्देश्य है। तो डिटेल से हम भारत स्काउट और गाइड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्कूल मैनेजमेंट का ये चैप्टर है, मजा आने वाला है अगले 30 मिनट में आपको, और इसके बारे में पूरा नॉलेज हम प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? स्कूल मैनेजमेंट का एक टॉपिक, भारत स्काउट और गाइड का। तो चलो हम साथ में कोशिश करते हैं स्काउट और गाइड को समझने की। जो नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसा लगा वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना। शुरुआत करते हैं। देखो, स्काउट और गाइड की जो यूनिफॉर्म है, सबसे पहले आपको वो देखनी है। फॉरेन के कुछ बच्चे हैं, विदेशी बच्चे हैं जो बैठे हैं स्काउट की यूनिफॉर्म में। यह इंडियन परिदृश्य की बात की जाए तो लड़कियां गाइड की ड्रेस में है, ये स्काउट की यूनिफॉर्म है। इस प्रकार बच्चों की नीली पैंट है, इस प्रकार का शर्ट है, और लड़कियों का देखो तो ये यूनिफॉर्म बच्चों की है। अब शुरुआत में हम पढ़ेंगे कि वास्तव में जो स्काउट और गाइड जो है उसकी इतिहास क्या रहा। तो उसको समझने से पहले एक चित्र आपके सामने, एक व्यक्तित्व का चित्र है जिनका नाम है लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल। बहुत लंबा सा नाम है लेकिन इनका केवल इतना सा नाम आपको याद रखना है, बेडन पावेल। बेडन पावेल जो व्यक्ति है जो आपके सामने है, और यही व्यक्ति वो है जिन्होंने स्काउट और गाइड के संस्थापक थे। ये सबसे पहले इन्होंने ही स्काउट गाइड की स्थापना की। तो कह सकते हैं कि स्काउट और गाइड के पिता थे ये, जिन्होंने स्काउट और गाइड जैसे विचार को अपनाया और बाद में उसको इंप्लीमेंट किया। तो पूरा नाम इनका याद रख सकते हो, लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल, जिनको बीपी भी बोला जाता है। आगे मैं बीपी लिखूंगा इनके बारे में, बेडन पावेल के बारे में बीपी लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये जो बीपी या बेडन पावेल जो थे उन्होंने किस प्रकार स्काउट की स्थापना की। एक लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको सुनते हैं पहले समझेंगे कि वास्तव में वो क्या कहानी थी और किस प्रकार उन्होंने एक सैनिक होते हुए स्काउट की स्थापना की। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, स्काउट गाइडिंग का इतिहास क्या रहा, तो इसी को हम समझेंगे। देखो, स्काउट का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है गुप्तचर, भेदिया या जासूस। स्काउट का सामान्य सा अर्थ देखिए तो शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है गुप्तचर, भेदिया या जासूस। एक ही बात है, ज्यादा अंतर इनमें नहीं है, तो इन सबको बोला जाता है स्काउट। देखो, फौज में जो सेना होती है उसमें सेना के बहुत सारे भाग होते हैं। कुछ सैनिकों का काम युद्ध भूमि में लड़ना होता है, लेकिन वो अकेले दम पर युद्ध नहीं लड़ सकते। उनकी सहायता के लिए देखो कई सैनिक होते हैं जो रास्ता बनाने का काम करते हैं, कई सैनिक ऐसे होते हैं जो नदी नालों पर पुल बनाते हैं, कई ऐसे होते हैं सेना के जो प्राथमिक चिकित्सा देते हैं घायलों को, और कई ऐसे भी होते हैं जो शत्रु की गतिविधियों का पता लगाते हैं। तो अलग अलग काम सेना के होते हैं। जो युद्ध लड़ने के अलावा जो काम है उन सबको शामिल रूप से स्काउट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चाहे घायलों की प्राथमिक चिकित्सा देने वाला हो, शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने वाला हो, रास्ता बनाने वाला हो, पुल बनाने वाला हो, इन अधिकारियों को देने का काम जो करते हैं उन्हें स्काउट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी शब्द स्काउट से ही जो वर्तमान स्काउटिंग जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई। स्काउटिंग आंदोलन के जन्मदाता, अभी मैंने चित्र जो दिखाया था, लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल थे। तो इस स्काउटिंग आंदोलन का जो जन्मदाता, स्काउटिंग एक आंदोलन है, ये समझना आप, स्काउटिंग एक आंदोलन है जिसमें बच्चों का, ध्यान से समझना, जो बच्चों के अंदर एक अच्छे नागरिक के गुण डेवलप करने की कोशिश की जाती है। स्काउटिंग एक आंदोलन है जिसमें बच्चों में एक अच्छे नागरिक के गुण डेवलप करने की कोशिश की जाती है।
ये स्कूली स्तर की एक शिक्षा है जो लगभग 25 साल तक स्काउटिंग का प्रोसेस चलता है। 25 साल तक अलग अलग कैटेगरीज होती है जिनमें सब में एक कोशिश की जाती है कि बच्चे के चारित्रिक विकास की जाए और वो एक अच्छा नागरिक बनकर देश हित में कुछ कर सके। और इन्हीं भावनाओं से स्काउटिंग आंदोलन का जन्म हुआ और जन्मदाता थे बेडन पावेल। बेडन पावेल की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। बेडन पावेल कौन थे? तो लॉर्ड बेडन पावेल ने फौजी स्काउट को बाल उपयोगी स्वरूप प्रदान किया। देखो, फौज में मैंने कब बताया कि स्काउट होता है, फौज में सेना के सहायता के लिए जो काम होते हैं वो स्काउट करता है। तो इसी स्काउट शब्द को उन्होंने बाल उपयोगी स्वरूप प्रदान किया और जो सेना का जो स्काउट था उसको बालकों में लाने के लिए जो आंदोलन चला या जिसकी शुरुआत की वो थे बेडन पावेल। और इसमें जो बच्चे हैं उनके चारित्रिक निर्माण और व्यक्तित्व विकास करने वाली संस्था बनाया। और उन्होंने जो फौज में स्काउट होता था उसको बच्चों में इंप्लीमेंट किया ताकि बच्चों का चरित्र निर्माण हो सके, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके और इसी से वो एक अच्छे नागरिक, सुयोग्य नागरिक बन सके। इसी विचार को उन्होंने बच्चों में, जो फौज में कितना अच्छा अनुशासन होता है, कितना देश के प्रति समर्पण होता है, कितने अच्छे नागरिक वो बनते, उनका चरित्र अच्छा होता है, और इसी चीज को बच्चों में कैसे डेवलप किया जाए, यही स्काउटिंग आंदोलन का मेन उद्देश्य था। और इसको लाने का काम किसने किया? बेडन पावेल ने किया। यह समझने की बात है। थोड़ी सी बेडन पावेल की कहानी जो मैं बात कर रहा था, कहानी सुनेंगे। तो बेडन पावेल का थोड़ा सा जीवन परिचय में बता दूं तो बेडन पावेल का जन्म जो है वो 22 फरवरी 1857 को हुआ और इसी 22 फरवरी को ही स्काउटिंग दिवस मनाया जाता है। उनके जन्मदिन में ही 22 फरवरी को प्रत्येक वर्ष स्काउटिंग डे बनाया जाता है। 22 फरवरी 1857 को उनका जन्म लंदन में हुआ, ब्रिटेन के निवासी थे। उसके बाद में वो बड़े होकर जब वो 19 साल के थे तो 1876 में वो सेना में भर्ती हो गए और इनका संबंध भारत से भी था। भारत से कैसे था कि जब वो सेना में भर्ती हुए तो सब लेफ्टिनेंट के पद पर वो लखनऊ में तैनात हुए। एक रेजिमेंट थी हुसास रेजिमेंट, उसमें वो लखनऊ में सबसे पहले तैनात हुए। उसके बाद में 1883 ईस्वी में 26 वर्ष की अवस्था में वो कैप्टन बन गए। उनमें अच्छी काबिलियत थी तो वो कैप्टन के पद पर चले गए। उसके बाद में भारत के बाद में उनकी पोस्टिंग हुई अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत को सीखा था कि वास्तव में बच्चों की उपयोगिता क्या है। वो एक इंटरेस्टिंग घटना थी। बीपी को, बेडन पावेल को स्काउटिंग की प्रेरणा 1899-1900 में मिली। 1899-1900 में उनको एक प्रेरणा मिली एक घटना से। दक्षिण अफ्रीका की एक घटना थी। दक्षिण अफ्रीका में एक शहर था मेफकिंग, छोटा सा कस्बा था जिसके लगभग 10,000 के लगभग पॉपुलेशन थी। तो मेफकिंग का एक कस्बा था जहां लगभग 1500 गोरे का मतलब ब्रिटिश लोग रहते थे और 8000 के लगभग वहां के स्थानीय लोग रहते थे। अब वो समय था 1899-1900 का, जब उपनिवेश अपने जोरों पर था। अफ्रीका में यूरोपीय सारी शक्तियां जो थी वो आपस में कब्जा करने के लिए लड़ रही थी। तो मेफकिंग में अंग्रेजों का प्रभाव था, आधिपत्य था, और डच लोग जो थे, हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है, तो डच लोग भी इस मेफकिंग पर कब्जा करना चाहते थे और इन डचों को बोआर के नाम से जाना जाता था। डचों को क्या बोलते थे? बोआर के नाम से जाना जाता था। ध्यान से याद रखना, ये काफी हिस्ट्री में भी काफी पॉपुलर बात आने वाली है। तो उन डच लोगों को बोआर कहा जाता था जो भी वो भी मेफकिंग पर कब्जा करना चाहते थे। मेफकिंग पर अंग्रेजों का अधिकार था। 8000 स्थानीय लोग थे। अब देखो, बोआर जो डच लोग थे कि 9000 की सेना ने एक बार 1899-1900 के आसपास 1899 में मेफकिंग को घेर लिया। मेफकिंग शहर को चारों तरफ से घेर लिया डच लोगों ने। अब वहां अंग्रेजों की स्थिति क्या थी? बीपी के पास, वहां सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था, कैप्टन था बीपी। तो बीपी के बेडन पावेल था, उसकी अंग्रेजी सेना में कुल मिलाकर 1000 सैनिक थे। सारे अंग्रेज 1500 थे, उसमें से 1500 अंग्रेज थे, उनमें से 1000 तो सैनिक थे जो युद्ध में लड़ने वाले थे और 500 व्यक्ति वो थे जो सेना की सहायता के लिए, मैं बता रहा हूं, पुल निर्माण वाले,
चिकित्सा करने वाले, सूचनाओं को भेजने वाले, ये 500 व्यक्ति थे। तो सेना लड़ने वाली 1000 ही थी उनके पास। और उस समय 1899 में जब उन्होंने, डच लोगों ने उस मैफकिंग को घेर लिया, तो उस समय अंग्रेजों के पास या बीपी की सेना के पास मात्र 8 बंदूकें थी और थोड़ा सा डायनामाइट था। अर्थात युद्ध लड़ने के संसाधन उसके पास नहीं थे। बीपी ने ऐसी स्थितियों में भी 217 दिन तक बोआरों को कस्बे में घुसने नहीं दिया। 8 बंदूकें, थोड़ा सा डायनामाइट, 1000 सैनिक और सामने डचों की 9000 की सेना, और उसके बावजूद भी उन्होंने 217 दिन तक जो डच सैनिक थे उनको मैफकिंग पर कब्जा नहीं करने दिया। और उसके बाद में 17 मई 1900 को इंग्लैंड के सैनिक सहायता प्राप्त होने के पश्चात बीपी उस युद्ध में विजयी हुआ और इसी को बोलते हैं बोआर युद्ध। अब देखो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मात्र 8 बंदूकें और 1000 सैनिक होते हुए भी उन्होंने 217 दिन तक सामने 9000 की सेना जिनके पास हथियार थे उनको कैसे रोक लिया। और यही जो कहानी थी, यही जो टर्निंग पॉइंट था, वही स्काउटिंग का जन्म इसी घटना से हुआ यूं था कि देखो इस विजय का एक प्रमुख घटना यह थी कि बीपी के एक स्टाफ ऑफिसर थे जिनका नाम था एडवर्ड सिसिल। ध्यान रखना, एडवर्ड सिसिल। अब एडवर्ड सिसिल मैफकिंग के 9 वर्ष से अधिक उम्र के जो सिसिल थे, एडवर्ड सिसिल, उन्होंने जो मैफकिंग शहर था उसके 9 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनको एक बाल सेना उन्होंने बढ़ाई। क्योंकि अंग्रेजों के पास 1000 सैनिक थे, 500 उनकी सहायता करने वाले थे, तो सेना कम थी, सामने थी 9000 की सेना। तो जो सिसिल थे, एडवर्ड सिसिल, उन्होंने वहां के बच्चों को, लोकल बच्चों को इकट्ठा किया और एक बाल सेना बनाई और उन्हें प्रशिक्षित कर और वर्दी बनाकर उनको काम दिया गया। युद्ध में नहीं, बंदूकें चलाने में काम में नहीं लिया उनको संदेशवाहक बनाया, अर्दली बनाया, प्राथमिक चिकित्सा का काम उनको सौंपा, उनके स्थान पर लगे सैनिकों को सीमा पर लड़ने के लिए मुक्त कर दिया। और जो 500 सैनिक ये काम करते थे, अब ये काम किन्होंने संभाल दिया? बच्चों ने संभाल दिया। तो 500 सैनिक फिर फ्री हो गए और उनको उन डच लोगों को, डच सैनिकों को रोकने के लिए युद्ध भूमि में भेज दिया। तो 500 आदमी फ्री हो गए और 500 का काम कौन संभालने लगे? बच्चे संभालने लगे। अब देखो, गुड ईयर नामक एक सार्जेंट मेजर, उस समय बीपी के साथ एक व्यक्ति थे गुड ईयर, तो उनके नेतृत्व में लड़कों ने अद्वितीय कार्य किया। बच्चों का नेतृत्व कर रहा था गुड ईयर। तो उन्होंने जो बच्चों ने वो काम किया, जो अर्दली का काम था, संदेशवाहक का काम था, प्राथमिक चिकित्सा का काम था, गुप्तचरी का काम था। तो बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे, 9 साल से ऊपर के बच्चे थे, उन्होंने जासूसी का काम बहुत ढंग से किया, प्राथमिक चिकित्सा का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। और यही वजह थी कि बोआर युद्ध में इंग्लैंड जीता। और इस काम से उन लड़कों का काम इतना शानदार था कि इस प्रयोग ने बीपी को बहुत प्रभावित किया। हालांकि काम देखो एडवर्ड सिसिल और गुड ईयर ने किया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा अधिकारी बीपी था, तो वो बहुत प्रभावित हुआ और इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक किताब लिखी थी, एडस टू स्काउटिंग नामक पुस्तक लिखी। और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 साल से, 5 साल से, 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो उनको यदि ढंग से एक सही दिशा दी जाए तो वो देश हित में और खुद के हित में अच्छे नागरिक बन सकते हैं और देश का भला कर सकते हैं। यही भावना इस पुस्तक से प्रभावित होकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर स्मिथ ने बीपी से लड़कों के लिए स्काउटिंग की एक योजना बनाने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप 1907 में, याद रखना साल 1907 में, तो स्काउटिंग की स्थापना सबसे पहले संसार में 1907 में हुई लंदन में। लंदन में एक, इंग्लैंड में एक द्वीप है ब्राउन सी द्वीप, याद रखना ब्राउन सी द्वीप। उसी ब्राउन सी द्वीप पर सबसे पहले 29 जुलाई से 9 अगस्त तक एक स्काउटिंग का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मात्र 20 लड़के को प्रथम बार ट्रेनिंग दी गई स्काउट की। तो स्काउटिंग की स्थापना 1907 में संसार में हुई और 20 लड़कों को बीपी ने ट्रेनिंग दी ब्राउन सी द्वीप पर। इस शिविर में अनेक प्रयोग किए गए, बच्चों को किस प्रकार ट्रेनिंग दी गई, किस प्रकार की कहानियां उपयोगी ली गई, और उसी से संबंधित बीपी ने 1908 में एक किताब लिखी जो काफी महत्वपूर्ण किताब थी, और इसका किताब का नाम था स्काउटिंग फॉर बॉयज। ये किताब काफी पॉपुलर हुई। 1908 से 6 संस्करणों में इस किताब को निकाला गया।
और यही किताब स्काउटिंग आंदोलन की जन्मदाता बुक्स कही जा सकती है। तो स्काउटिंग की शुरुआत 1907 में हुई और पहला कैंप है ब्राउन सी द्वीप में हुआ, जिन्होंने बेडन पावेल ने ट्रेंड किया था बच्चों को, 20 बच्चों को, और इस प्रकार संसार में स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बेडन पावेल था, उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1941 को कीनिया में हुई। बहुत लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष 10 माह और 17 दिन तक उनका शानदार जीवन रहा और उन्होंने एक नए आंदोलन की शुरुआत की जिसको बोलते हैं स्काउटिंग आंदोलन या स्काउट गाइड आंदोलन, जो बाद में गाइड भी है। और इसको माउंट केनिया में ही उनको दफनाया गया है बेडन पावेल को, जिसका चित्र आपने देखा। तो एक शानदार कहानी के साथ, एक रोचक घटना के साथ स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हमने समझा कि स्काउटिंग जो है, स्काउटिंग की बात की जाए तो स्काउटिंग वर्तमान में संसार में, मैंने कहा 1907 में इनकी स्थापना हुई, तो वर्तमान में एक संस्था स्काउटिंग की शीर्ष संस्था है जिसको बोलते हैं WOSM, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट स्काउट मूवमेंट। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट। ये एक विश्व संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्काउटिंग संगठन कहा जाता है। इसके 172 सदस्य हैं। अलग अलग देशों के जो स्काउट के संगठन है वो इससे जुड़े हुए 172 सदस्य हैं। और ये क्या करता है, ये सदस्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्काउट से जुड़े हुए हैं। इसमें 50 मिलियन से अधिक प्रतिभागी है, 50 मिलियन के आसपास, 50 मिलियन से ज्यादा, अभी वर्तमान में 50 मिलियन से 54 मिलियन के लगभग स्काउट के बच्चे इससे जुड़े हुए। और ये संसार का सबसे बड़ा गणवेशी संगठन है जिसमें बच्चे यूनिफॉर्म पहन के, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़े हो। सबसे बड़ा गणवेशी संगठन है। और इसकी WOSM की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसका जो परिचालन मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसका जो कानूनी सीट है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दो इसके मुख्यालयों की बात की जाए, परिचालन महासचिव कहाँ बैठता है तो इनका कुआलालंपुर में बैठता है और इसका जो कानूनी सीट है वो जिनेवा में है, कानूनी मुख्यालय है वो जिनेवा में। तो ये तो स्काउट की बात हुई। इसी प्रकार गाइड के लिए, मतलब लड़कियों के लिए भी एक संगठन बना हुआ है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल्स स्काउट, जिसको बोलते हैं WAGGS, वेग्स। तो वेग्स लड़कियों के लिए एक संगठन है, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। तो WAGGS की बात करें तो ये लड़कियों से संबंध संस्था है और इसकी स्थापना 1928 में हुई हंगरी में और इसका मुख्यालय है वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम UK में है। लंदन में इसका मुख्यालय है WAGGS का। तो इसका फुल फॉर्म आपको बता दूं, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट जो है इसका मुख्यालय लंदन में है। 1928 में इसकी स्थापना हुई। इसमें 152 कंट्रीज इससे जुड़े हुए हैं और लगभग 10 मिलियन के लगभग लड़कियां इसकी सदस्य है। तो ये भी काफी बड़ा, जो लड़कों का है 50 मिलियन है, लड़कियों वाले का 10 मिलियन के लगभग इसकी संख्या इससे जुड़ी हुई है। काफी बड़ा संगठन है WAGGS वेग्स और इसका मुख्यालय लंदन में। तो ये तो हुई वर्ल्ड स्तर की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो भारत स्काउट एंड गाइड है उसका जो ध्वज है वो इस प्रकार का होता है जिसमें बीच में अशोक चक्र होता है। 24 तीलियां जो होती है वो अशोक चक्र के बना हुआ होता है और यहाँ एक गुलाब की पंखुड़ियों का सा चित्र बना हुआ होता है। 3 अलग अलग, 1, 2 और 3 बने हुए हैं। चित्र को ध्यान से देख लेना। इसके बाद में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं भारत स्काउट और गाइड की। काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से हर एग्जाम में स्काउट और गाइड का एक सवाल निकल कर आता है। सिंपल सी छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। तो स्काउट और गाइड के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें देख लेते हैं। भारतीय स्काउट और गाइड की बात करें तो भारतीय स्काउट गाइड की स्थापना की बात करें तो भारत में स्काउट की स्थापना 1909 में हुई और गाइडिंग की स्थापना 1911 में। इंपॉर्टेंट बात है, भारत में स्काउट और गाइड की जो स्थापना की बात करें तो स्काउटिंग की स्थापना है 1909 में हुई और गाइडिंग की स्थापना 1911 में हुई। लेकिन उस समय 1909 में केवल इंग्लिश बच्चों को, अंग्रेजी बच्चों को, जो ब्रिटिश बच्चे थे यहाँ, उनके लिए हुई थी और 11 में भी ये लड़कियां उन्हीं की थी। तो ये शुरुआत में भारतीयों के लिए नहीं था लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हुआ और आज एक बहुत बड़ा संगठन है। भारत में प्रत्येक स्कूल में बच्चों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दी जाती है।
देखो, इसके जो भारत स्काउट और गाइड है उसका उद्देश्य क्या है अभी आप समझ गए होंगे। एक अच्छे नागरिकता का विकास करना, और इनके 4 हिस्सों में इनके उद्देश्यों को बांटा जा सकता है कि पहला चरित्र निर्माण, दूसरा स्वास्थ्य की आदतें, तीसरा है हस्तकला का विकास, और चौथा है हस्तकला और कौशल का निर्माण, और चौथा है सेवा भावना का विकास करना। 4 इसके उद्देश्य है। पहला है चरित्र, बच्चे में चरित्र का निर्माण हो। दूसरा है स्वास्थ्य की आदतें अच्छी विकसित हो। तीसरा है हस्तकला, जिसमें वो कमा के खा सके, हस्तकला का कौशल का विकास हो। और चौथा है सेवा की भावना हो। 4 इसके उद्देश्य है। इसका जो भारत स्काउट और गाइड का आदर्श वाक्य है वो है तैयार रहो। ध्यान से देखना, तैयार रहो। देखो, इसमें 9 गुण भी माने गए हैं जो एक स्काउट के बच्चे में होने चाहिए। एक स्काउट और गाइड के बच्चों में 9 गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो एक है, एक स्काउट भरोसेमंद होना चाहिए, वफादार, विनम्र, सभी का दोस्त और सभी स्काउट का भाई बहन माने, जानवरों का दोस्त हो, वो प्रकृति प्रेमी हो, अनुशासित हो, वह पब्लिक संपत्ति की रक्षा करने वाला हो, साहसी हो, मितव्ययी हो, और शब्द और कर्म उनके शुद्ध हो। ऐसा बालक, ऐसे गुण उसमें बच्चे में होने चाहिए जो स्काउट और गाइड का बच्चा है। तो काफी अच्छे गुण है, और यही गुणों से व्यक्ति का खुद का विकास होता है, देश का विकास होता है, और समाज का विकास होता है ऐसे ही बच्चों से। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्काउट और गाइड। आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन ज्यों बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ अपराध और दूसरे जो खराब चीजें हैं वो भी उसके साथ बढ़ रही है। तो ऐसा क्या कारण है? तो एक स्काउट और गाइड की जो ट्रेनिंग है उससे एक अच्छे व्यक्ति, जो अच्छे चरित्र वाला बच्चा है, उसका अच्छा नागरिक है, वो बनाया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है स्काउट और गाइड बच्चों के चरित्र निर्माण में। देखो, स्काउट और गाइड की जो कैटेगरीज है अलग अलग, जैसे स्कूलें होती है, प्राइमरी स्कूल होती है, मिडिल स्कूल होती है, सेकेंडरी होती है, सीनियर सेकेंडरी होती है, वैसे स्काउट और गाइड की कैटेगरियां होती है उम्र के हिसाब से। तो उसको हम देखेंगे। तो स्काउट की अलग कैटेगरियां हैं और गाइड की अलग कैटेगरियां। ध्यान से समझना, स्काउट में लड़कों के लिए बात करूं तो पहली जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं बन्नी। छोटे बच्चों के लिए होती है बन्नी, और ये होती है 3 से 5 साल के लिए लड़कों के लिए, चाहे लड़के हो या लड़की। ये एक कैटेगरी होती है जो लड़के और लड़की दोनों के लिए एक ही नाम से जाना जाती है, बन्नी। दूसरी लड़कों के लिए जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं कब, CUB, कब, और यह 5 से 10 साल के लड़कों के लिए होती है। और तीसरी है स्काउट, जो 10 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए होती है। और चौथी जो कैटेगरी है लड़कों की, वो रोवर, वो होती है 15 से ज्यादा और 25 वर्ष तक की। तो 4 कैटेगरी लड़कों की है, बन्नी, कब, स्काउट और रोवर। बन्नी, कब, स्काउट और रोवर, ये 4 कैटेगरी है लड़कों की। अब बात करूं गाइड या लड़कियों की, तो लड़कियों में पहली कैटेगरी बन्नी होती है जो कि 3 से 5 साल की। तो पहली बन्नी, इसमें भी क्योंकि दोनों में होती है, ये कितने साल तक होती है? 3 से 5 वर्ष तक। दूसरी होती है बुलबुल, तीसरी होती है गाइड, और चौथी होती है रेंजर्स। तो 4 कैटेगरी लड़कियों की होती है और 4 कैटेगरी लड़कों की होती है। स्काउट और गाइड की 4 कैटेगरियां होती है। लड़कियों की बात करें तो बन्नी, बुलबुल, गाइड और रेंजर्स। बन्नी, बुलबुल, गाइड और रेंजर्स। और जो स्काउट की है वो बन्नी, कब, स्काउट और रोवर्स। याद रख लेना इनको, इस कैटेगरी को। अब एक और चीज बात करते हैं, इनके पुरस्कार भी होते हैं अलग अलग। भाई बन्नी को कौन सा मिलेगा, कब को कौन सा मिलेगा, रोवर्स को कौन सा मिलेगा, स्काउट को कौन सा पुरस्कार मिलेगा। तो उसको देखें तो बन्नी के लिए कोई सर्वोच्च पुरस्कार है नहीं, छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन जो 3 कैटेगरियां होती है, जैसे लड़कों में कब होती है और बुलबुल लड़कियों की होती है, तो उसको बोलते हैं गोल्डन अवार्ड पुरस्कार मिलता है। और स्काउट और गाइड का सर्वोच्च पुरस्कार होता है राष्ट्रपति पुरस्कार, और रोवर और रेंजर्स के लिए होता है राष्ट्रपति पुरस्कार। तो इनके लिए अलग अलग पुरस्कार है, ये याद रख लेना। और बाकी सर्वोच्च पुरस्कार होता है राष्ट्रपति अवार्ड। और मैं कहूं कि ऐसे बच्चे जिनको स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, तो उनको विभिन्न नौकरियों में 5% अंक मिलते हैं, 5 अंक मिलते हैं उनको इस सर्टिफिकेट का। और जो राज्यपाल से अवार्डेड होते हैं उनको 3 अंक दिए जाते हैं। तो जैसे एनसीसी में होते हैं ना A, B और C सर्टिफिकेट के अंक, वैसे ही इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो अवार्ड होते हैं उनके आधार पर 5 और 3 अंक दिए जाते हैं। पुरस्कारों की बात करें तो कब और बुलबुल के लिए गोल्डन अवार्ड आपको याद रखना है।
मोटो की बात करें तो अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके मोटो भी अलग अलग है, आदर्श वाक्य भी अलग अलग है। बनी की बात करूं जो लड़के और लड़की दोनों में होती है, उसमें है मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, जो छोटे बच्चों के लिए है। ये आपको पता है कि ये सबसे छोटे बच्चों के लिए है, 3 से 5 साल के। तो 3 से 5 साल के बच्चे मुस्कुराते रहो, ये उनका मोटो है। कब और बुलबुल की बात करें जो 5 से 10 साल के होते हैं, उनका मोटो होता है, आदर्श वाक्य होता है, कोशिश करो, डू यू बेस्ट, सबसे सर्वोच्च कोशिश करो, आप में जो है डू यू बेस्ट, आप बेस्ट कोशिश करो। तो ये दूसरा है। स्काउट और गाइड है, उसका बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो। और रोवर्स और रेंजर्स का है वो सेवा। तो एक क्रम से है, मुस्कुराते रहो, फिर कोशिश करो, अपनी सर्वोच्च कोशिश करो, फिर तैयार हो जाओ और फिर सेवा करो। तो ये 4 इनके मोटो है। तो आदर्श वाक्यों की बात की, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग आदर्श वाक्य है। काफी अच्छा आदर्श वाक्य है, इनको देख के लगता है कि वास्तव में जो स्काउट और गाइड है वो काफी अच्छी एक तकनीक है जिसमें बच्चों में बहुत अच्छे गुणों का विकास किया जाता है, वो खुद के लिए, देश के लिए और समाज के लिए। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। बात कर ले स्काउट और गाइड का वादा। हर एक जो स्काउट और गाइड के बच्चे होते हैं उनसे वादा लिया जाता है। वादा वो क्या करते हैं, किस प्रकार का वादा करते हैं? वो कहते हैं कि मेरे सम्मान पर मैं वादा करता हूं, मेरे सम्मान के साथ मैं वादा करता हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अभी बात आई थी ना, बी पॉजिटिव, बी प्रिपेयर, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करूंगा और भगवान के लिए, मेरा कर्तव्य करने के लिए, अन्य लोगों की मदद करने के लिए और स्काउट के कानून का पालन करने के लिए दूसरों की मदद भी करूंगा और स्काउट के कानून का पालन भी मैं करूंगा। तो ये वादा होता है। थोड़ी सी और लास्ट में हम पढ़ लेते हैं भारत स्काउट और गाइड की। बाहर से ढोलों की आवाज आ रही है, वो भी स्काउट के बज रहे हैं, पता नहीं है। तो भारत स्काउट और गाइड की शुरुआत मैंने बताया था 1909 में हुई और आगे चलकर वर्ष 1938 में भारत है वो स्काउट आंदोलन, विश्व के स्काउट आंदोलन का संगठन का सदस्य बना। उसी के साथ गाइड की बात करूं तो 1911 में भारत में गाइडिंग की शुरुआत हुई और 1928 में स्थापित गर्ल गाइड, जो अभी मैं बताया था WAGGS, उसका सदस्य भारत बना, संस्थापक सदस्य था WAGGS का। अब और बात करूं तो भारतवासियों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत न्यायाधीश विवियन बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हरदेनाथ कुंजरू, गिरजा शंकर वाजपेयी, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल के प्रयासों से 1913 में हुई। देखो 1900 मैंने बताया था कि भारत में स्काउटिंग की स्थापना 1909 में हुई, लेकिन भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए, ये केवल अंग्रेजों के लिए हुई थी। तो भारत के लिए 1913 में, भारतीय बालकों के लिए 1913 में हुई थी और उनमें बहुत सारे व्यक्तियों के, विवियन बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हरदेनाथ कुंजरू और एनी बेसेंट जैसे व्यक्तियों का योगदान रहा। भारत में स्काउट और गाइड जो BSG है, राष्ट्रीय स्काउटिंग और गाइड संगठन है, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई। भारत में अभी जो आजादी के बाद में है तो वो 7 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई और 1951 में इसमें जो लड़कियों के लिए गाइड है उसको भी जोड़ा गया। स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मंगलदास पकवाशा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1950 को। तो ये भारत में थी। 51 में उसको गाइड भी जोड़ दिया गया, तो 1 साल बाद में उसमें जुड़ा था। कुछ पुरस्कारों का चित्र भी है जो स्काउटिंग के क्षेत्र में लड़कों को नहीं लेकिन उनसे जुड़े हुए संगठन के पदाधिकारियों को दिया जाता है। ये है ब्रोंज वोल्फ या कांस्य भेड़िया जो पुरस्कार है, वो इसी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको एक बताया मैंने, कांस्य भेड़िया, ये पुरस्कार दिया जाता है, कांस्य भेड़िया, ये पुरस्कार मिलता है। भारत की बात करूं तो इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार दिया जाता है, जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं स्काउटिंग के अलग अलग अनुभवों के आधार पर, अलग अलग कार्यों की वजह से उनको पुरस्कार दिया जाता है। उसमें कभी कभी सवाल पूछ लेता है, सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्काउट और गाइड के क्षेत्र में दिया जाता है। या ब्रॉन्ज वोल्फ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्काउट और गाइड के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो, ये हमने देखा भारत स्काउट और गाइड की मोटी मोटी। बाकी YouTube पे आपको बहुत सारा भयंकर कचरा जो मिलने वाला है, बहुत सारे तथ्य, इससे ज़्यादा सवाल आने की उम्मीद कम होती है। तो आशा है ये वीडियो आपके
पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा कि वास्तव में स्काउट और गाइड क्या था। और स्काउट और गाइड का जो है वो मैं एक आपको अभी कोशिश करूंगा कि स्काउट और गाइड का जो सॉन्ग है, गीत है, वो सुनाऊं मैं आपको। स्काउट और गाइड का जो कोशिश करेंगे, स्काउट और गाइड का कोई यूट्यूब पे मिल जाए। एक सेकंड आप चालू रखना। शायद इसमें अभी नहीं है। तो स्काउट और गाइड का जो सॉन्ग्स है, प्रार्थनाएं है, झंडा गीत है, वो आप एक बार जरूर देखना। उसका समय जो टाइम है वो कितना क्या होता है, 45 सेकंड का होता है, उसको किसने लिखा है, ये बात एक बार आप और देख लेना। बाकी आशा है कि इससे ज़्यादा आपसे कहीं सवाल इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा और क्या मैं आपके लिए स्कूल मैनेजमेंट का इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपको यदि स्कूल मैनेजमेंट आपसे पढ़नी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है, तो इंडियन पॉलिटी भी साथ साथ पढ़ते रहूँ। आपका सहयोग और प्यार यूं ही मिलता रहे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आपके कमेंट के इंतजार में और एक नए वीडियो के वादे के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।